जी क्या कुछ कहेंगे? आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा देना चाहिए। जो लोग 400 पार का नारा देते थे और पूरे संविधान को बदलने की बातें कर रहे थे, तो आज उन्हीं की मंशा फिर से जाहिर हो जाती है। अभी वो सिर्फ धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने के लिए, समाजवाद को हटाने के लिए बात कर रहे हैं, फिर वो कहेंगे नहीं, इसकी प्रस्तावना भी गलत है, इसके आर्टिकल्स भी गलत हैं, इसमें अनुच्छेद जो है समता का उदाहरण जो देता है, हमें समानता का उदाहरण है वो देता है, अधिकार उसे भी बदलने की कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली धीरे धीरे अपनी औकात पे आएंगे ना। ये लोग चाहते हैं, लोग तो संविधान बदलना है। संविधान की इन्होंने इज्जत कब करी है? संविधान को इन्होंने हमेशा तार तार करा है, चाहे वो संविधान निर्माता हो चाहे संविधान हो, दोनों की इन्होंने आज तक कभी इज्जत नहीं करी। 19 दिसंबर 1949 को इन्होंने हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया था हिंदू कोड बिल एक्ट के खिलाफ, और ये कहते हैं कि जी अम्बेडकर साहब जो है हमारे लिए वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन उन्हीं का पुतला भी जलाया जाता है। नरेंद्र मोदी जी संविधान को चूमते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर लेकिन कारस्तान एक इन्हीं के बीजेपी के नेता ने कहा था कि नरेंद्र मोदी साहब बहुत बड़े एक्टर हैं, तो आज वास्तव में ये बात बिल्कुल सच होती नजर आती है। एक्टिंग आप उनसे जितनी मर्जी करवा ली थी, संविधान को चूम लिया, संविधान को चूम के दिखा दिया, लेकिन आपके संविधान में अगर आस्था होती तो आप अपने आरएसएस के मुख्यालय में 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया था? आपने फहराते। संविधान की आस्था यही है। और अभी पीछे इन्होंने एक और वो यहाँ का निगम पार्षद है, कौन है वो, इसका मध्य प्रदेश का, उसने भी पीछे क्या बयान दिया था कि हमारे तिरंगे झंडे के बदले जो है भगवा रंग जो है वो उसका झंडा होना चाहिए, हमारा राष्ट्रीय झंडा भगवा होना चाहिए। तो इसी बात से पता चल जाता है कि किस तरह से तिरंगे का अपमान करने वाले लोग हैं, किस तरह संविधान को तार तार करने वाले लोग हैं। कोई भी आप ऐसा, इनके सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं जहां इन्होंने संविधान को तार तार करा है। संविधान का तार तार करने का सबसे बड़ा उदाहरण इनका ये तो पहले अभी लोकसभा इलेक्शन से पहले ही था, हमें 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं के इनके बयान यही थे कि इस बार हमें 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्था थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री को अधिकार प्राप्त थे उसके अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग करने के। उसके बाद वो मामला कोर्ट में गया, एलजी साहब ने आके उसमें दखलंदाजी करी, सुप्रीम कोर्ट से फैसला दिल्ली सरकार के हक में आया था। इन्होंने संवैधानिक व्यवस्था को तार तार करते हुए अध्यादेश ला के उस व्यवस्था को फौरन बदल दिया। आज वो सारे के सारे दिल्ली के अफसरों के जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकार है एलजी साहब के अधीन है। एक तरह से एलजी साहब ही दिल्ली की सरकार को चलाते हो, चुनी हुई सरकार का ही महत्व नहीं रखती। अब थोड़ी बहुत हो गई है क्योंकि बीजेपी ही आ गई है, इसलिए, वरना तो इनका काम ही है संविधान को तार तार करना। शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल कहेंगे सर, इनकी हिम्मत इसीलिए बढ़ती जाती है क्योंकि इन लोगों के विरोध नहीं होते। इन लोगों की मानसिकता ही शुरू से वो है, संविधान विरोधी मानसिकता, संविधान के निर्माता की विरोधी मानसिकता, दोनों मानसिकताएं साथ साथ चलती हैं। संविधान निर्माता से भी उतना ही नफरत करते हैं जितनी ये लोग संविधान से करते हैं। संविधान को हटा के मनुस्मृति लाना चाहते हैं, उस मनुस्मृति को जिसके कितने सारी चीजें तो ऐसी हैं जो आज के पैमाने पे खरी ही नहीं उतरती। मनुस्मृति के हिसाब से तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो आज बिल्कुल जायज ही नहीं ठहरती, लेकिन संविधान हर जगह जायज ठहरता है। संविधान हर जगह का, हर आदमी को, हर व्यक्ति को अधिकार देता है चैन से जीने का, चैन से खाने का, चैन से पीने का, चैन से अपना रक्षा करने का। अपने अधिकारों की रक्षा, मौलिक अधिकार हमें इसीलिए दिए गए हैं। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि नहीं, आदमी इसी में उलझा रहे, संविधान हमारे हिसाब से बनाया जाए ताकि हम लोगों का शोषण कर सकें। पहले भी संविधान में संशोधन हुए हैं। बिल्कुल हुए, संविधान में संशोधन हुए, तो संविधान में संशोधन जो हुए हैं, संशोधन के लिए हम कोई इंकार नहीं कर रहे, लेकिन संशोधन के साथ साथ जो आपकी मानसिकता है उसे तो मत ला दिए। संविधान में तो अब तक 84 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन वो 84 संशोधन जो भी है वो लोगों के हित में हुए ना, लोगों के अधिकार आगे प्रकट करने के लिए हुए, लोगों के अधिकार बढ़ाने के लिए हुए, ना कि लोगों के अधिकारों को कुचलने के लिए संशोधन हुए। कांग्रेस ने जबरदस्ती थोपा है वो सब संविधान में। क्यों थोपा है? हमारे देश में बाबा साहब ने नहीं बनाया, लेकिन जब उसमें देश काल परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं तो आज हमारे 140 करोड़ जनता में क्या 140 करोड़ जनता हिंदू है? नहीं, मुस्लिम भी हैं 25 करोड़ के लगभग, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, तमाम धर्मों के प्रतिनिधि आज हमारे देश में मौजूद है। इसीलिए हमारे देश को जो है धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, क्योंकि हर एक धर्म को अपनी आजादी है पूरी तरह से, बिना किसी दूसरे धर्म को प्रताड़ित करे या उसकी आलोचना करे। आप अपने धर्म को मानने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। यही धर्मनिरपेक्षता का सही सबसे बड़ा उदाहरण होता है। आप अपने धर्म को मानिए, दूसरे धर्म को कुछ मत कहिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। आपातकाल के समय पर ऐसी बातें उसमें लिख दी गई जो इंसानियत और मानवता के खिलाफ। आपातकाल को इस तरह से याद करते हैं, आपातकाल अभी 50 साल पूरे हुए हैं कि आपातकाल में पता नहीं क्या हो गया। आपातकाल के उस टाइम की परिस्थितियों का तो आकलन कीजिए। उस टाइम की परिस्थितियां क्या थी कि तमाम विपक्ष जो कहता था उसका एक ही नारा था, बैलेट से नहीं तो बुलेट से जीतेंगे। तमाम विपक्ष ने देश में गृह युद्ध कराने की पूरी तैयारी कर ली थी, राजनारायण ने, जेपी ने, इन सब लोगों ने एक ही नारा दे रखा था कि बैलेट से नहीं तो बुलेट से जीतेंगे। और संत विनोबा भावे जो थे उन्होंने हमारी इमरजेंसी को अनुशासन पर्व की संज्ञा दी थी। संत विनोबा भावे, आज तो हजारों लोग उनका नाम भी नहीं जानते होंगे, लाखों लोग नहीं जानते होंगे कि संत विनोबा भावे भी कोई थे जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। उन्होंने जो कहा था इसके बारे में कि हाँ बिल्कुल सही है, ये अनुशासन पर्व है। और जो इमरजेंसी के दौरान की जो घटनाएं, अगर जिन लोगों को याद है उस इमरजेंसी के टाइम पे बसें टाइम टेबल के हिसाब से चलती थी, ट्रेनें टाइम टेबल के हिसाब से चलती थी, लेट नहीं होती थी, भ्रष्टाचार खत्म हो गया था, रिश्वत लेते हुए अधिकारी डरते थे कि कब हमारे ऊपर छापा ना पड़ जाए, कब हमें अंदर न कर दिया जाए। और अगर ये उस टाइम परिस्थितियां नहीं पैदा करी गई होती तो देश उसी वक्त गृह युद्ध में चला गया होता।
देश मोदी जी आए मजबूत हाथों में किया है। इंदिरा जी ने लोकतंत्र की कमर तोड़ दी थी। लोकतंत्र की कमर मजबूत करी थी सर। अगर वो उस वक्त इमरजेंसी ना लगाती तो आज की हालत क्या होती। आज और हम आप खड़े नहीं हो पाते। उस वक्त बैलेट से नहीं बुलेट से जीतेंगे, तो बुलेट का ही चारों तरफ राज होना था और बुलेट ही चलनी थी। मैंने बताया ना, देश में अगर गृह युद्ध होता तो हजारों लाखों लोग तो वैसे ही मारे जाते। उस वक्त इंदिरा जी ने लोकतंत्र को मजबूत करा और आरएसएस के जो इनके लोग हैं, इसी वक्त में उन्होंने भी साथ दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का 1977 की इमरजेंसी के बाद 1980 में दिनमान में उनका एक साप्ताहिक दिनमान अखबार आता था, उसमें उनका एक पूरा आर्टिकल छपा था कि हाँ, उस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से आपातकाल लगाना बिल्कुल सही था। और आपातकाल की सबसे बड़ी बात करी जाती है जी, लोगों की जबरन नसबंदी करा दी। अब इन्हीं भाजपाइयों से मैं एक बात पूछता हूँ, आप जो जनसंख्या नियंत्रण बिल कानून लेके आते हो वो क्या है साहब? वो भी तो अपरोक्ष रूप से नसबंदी है कि 2 से ज्यादा बच्चे हो गए आपके, आप नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ सकते, आप स्थानीय पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते, आप निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकते, आप विधायक ही नहीं कर सकते, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये अघोषित तौर पे क्या इमरजेंसी नहीं है? क्या ये अघोषित तौर पे अघोषित आपातकाल नहीं है? और ये नसबंदी नहीं है क्या? बात एक करी जाती है हमेशा के नसबंदी कर दी थी, ये सैकड़ों लाखों लोगों की नसबंदी कर दी थी। जनसंख्या विस्फोट से जो बोल रहे हैं जी, हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, आप बता रहे हैं अघोषित आपातकाल। बिल्कुल है जी, अघोषित आपातकाल ऐसे आप और हम जो है मान लेते हैं, हमारे को भी लाखों लोग सुनते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, हमसे भी और बड़े लोग हैं, जिनकी आवाज और करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। अभी पीछे एक हमारी व्यंगकार थी मेडूसा, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। एक हमारी फोक सिंगर थी नेहा सिंह राठौर, जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद आवाज उठाई थी। 400 से ऊपर एफआईआर पूरे देश में उनके खिलाफ दर्ज कर दी गई। और उसके बाद अगर हमारे पिछले संसद सत्र का आपको याद होगा, 143 सांसद जो है आवाज उठाने के लिए सस्पेंड कर दिए गए थे। ये आपातकाल नहीं है तो सर क्या है ये? आज की डेट में आपातकाल का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? आपको याद होगा, चुनावों से पहले स्मृति ईरानी का इंटरव्यू लेने गया था दैनिक जागरण का पत्रकार, उसने उनसे इलाके की व्यवस्था के बारे में 2-4 सवाल कर लिए थे। वो इतनी बुरी तरह चिड़ी कि 2 दिन बाद ही उसको नौकरी से निकलवा दिया था। पत्रकार आशुतोष, उत्तराखंड का पत्रकार था। अंकिता भंडारी हत्याकांड याद है, जिसमें भी 3 लोगों को सजा भी हुई है, उम्र कैद की सजा मिली है उसमें। उन्होंने उसका मसला उठाया था उत्तराखंड में रहते हुए। उन्होंने कहा कि मैं उनके पीड़ितों के साथ वो धरने पे बैठे थे, पत्रकार आशुतोष, पुलिस वालों ने उनको उठा के अंडरवियर में उनको थाने में बैठा के, घुटनों के बल बैठा के उनकी फोटो खींची गई थी और सर्कुलेट करी गई थी। क्या पीड़िता के पक्ष में आवाज उठाना गलत है? आपातकाल नहीं है तो और ये क्या है? मिड डे मील की आवाज उठाई, मिड डे मील की आवाज उठाई यूपी में। आपको याद होगा, नमक और रोटी दी जाती है। दावे करेंगे तो मिड डे मील में सेब भी दिया जाता है, दलिया भी दिया जाता है, खीर भी दी जाती है, पूरी भी दी जाती है। अगले दिन एक पत्रकार ने, जो है खोजी पत्रकार था, उसने दिखा दिया कि देखिए जी क्या होता है यूपी में। नमक और रोटी हाथ में पकड़ा दी थी, पानी के गिलास साथ में दे दिए थे, लो जी ये तुम्हारा मिड डे मील हो गया। उसने वो खबर प्रकाशित करी, इमीडिएट उसके साथ क्या करा, उठा के उसे जेल में डाल दिया गया। अभी वहाँ पे एक सरपंच जो था, उसने वो वहाँ पे ईंट भट्टों में जो उसका धांधली थी, यूपी गई, उसके वहाँ पे एक लोकल पत्रकार ने आवाज उठाई, उसे उठा के पकड़ के पीटा गया बुरी तरह, उसे भट्टे में डालने के जलाने की कोशिश करी गई। तो ये आपातकाल नहीं है तो सर क्या और क्या है? एसडीएम को एक विधायक जाके थप्पड़ मार देता है कि उसके बजरी, जो अवैध रूप से वो बजरी ले जा रहा है, अवैध रूप से बालू ले जा रहा है, एसडीएम ने उसे रोका। ये भी यूपी की घटना है। और उसको रोक दिया और एसडीएम के पास वो पहुंच के जाती है, एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया, उसे अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करनी थी। आपातकाल नहीं है तो और क्या है? देश विश्व गुरु बन रहा है, चांद पे पहुंच रहा है, आप यहीं पे भी। देखिए, चांद पे तो खैर अभी तक नहीं पहुंची है, अंतरिक्ष यात्री गए हमारे, और वो भी दूसरे, सौरभ शुक्ला जो गए हैं। इससे पहले आप अगर याद करें तो आज से 40 साल पहले, हमारे 41 साल पहले 1984 में प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा कांग्रेस के शासनकाल में जा चुके थे। विश्वगुरु तो हम तभी बन गए थे। और उससे पहले अगर 10 साल पहले अगर हम और जाएं, तब हम विश्वगुरु बन गए थे जब हमने अपना 1974 में परमाणु परीक्षण करा था और हम 6ठे परमाणु शक्ति संपन्न देश बने थे। विश्वगुरु हम तब बन गए थे, आज की डेट में नहीं कि सेना को सारे हथियार हुए हैं, सेना का संख्या बल 9.5 लाख रिजर्व है और 14.5 लाख नियमित सैनिक होने के बावजूद भी हमारे मोदी जी जाके जो है सरेंडर कर देते हैं ट्रंप की सिर्फ एक धमकी पर, मैं तुमसे व्यापार नहीं करूंगा वरना सीज फायर कर दो। और वो कहते हैं हाँ जी हाँ, हम सीज फायर करने हैं। ऐसी परिस्थिति आज से पहले कभी पैदा हुई थी? और आप कह रहे हो ट्रंप विश्वगुरु बन गए। ऐसे विश्वगुरु भाई साहब, ऐसे विश्वगुरु के राज में हमारे आज 81 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिया जा रहा है, 5 किलो राशन पे पाला जा रहा है। ये विश्वगुरु की हालत है, ये विश्वगुरु की हालत है। 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे तो होते थे 2014 से पहले, आज 81 करोड़ हो गए बढ़ के। ये विश्वगुरु की हैसियत है। 55वें देश में हमारा भुखमरी सूचकांक हुआ करता था, आज 111वें नंबर पे पहुंच गया। ये विश्वगुरु है क्या? मजाक वाली बात है सिर्फ, इससे बढ़िया मजाक कभी नहीं हो सकता।